निर्देशक पॉल एंडरसन द्वारा निर्देशित मिला जोवोविच अभिनीत 2025 की नवीनतम फैंटेसी फिल्म खोई हुई भूमि में प्रबलता से आ रही है। भविष्य की दुनिया अंतहीन युद्ध के कारण लगभग नष्ट हो चुकी है। बचे हुए लोग एक शहर में इकट्ठा हो गए हैं, जबकि बाहर की खोई हुई भूमि विभिन्न राक्षसों से भरी हुई है। एलिस इस दुनिया की आखिरी चुड़ैल है। कहा जाता है कि उसका जन्म खोई हुई भूमि में हुआ था। उसकी शक्तियां भले ही बड़ी हैं, लेकिन चर्च, जो विशेष रूप से अजीब प्राणियों को पकड़ने के लिए समर्पित है, एलिस को फांसी देने पर अड़ी हुई है। संकट के क्षण में एलिस ने एक सैनिक पर माया जाल डाला, जिससे उसने उसकी जगह रस्सी काट दी। तब जाकर वह सफलतापूर्वक भाग सकी। उसी रात रानी उसके पास आई और कहा कि वह पशु में बदलने की शक्ति चाहती है। एलिस ने देखा कि इनाम इतना अच्छा है तो उसने सहमति जताई और रानी से कहा कि वह पूर्णिमा की रात से पहले एक रूप बदलने वाले व्यक्ति को ढूंढेगी, उसकी शक्ति छीन कर रानी को दे देगी। लेकिन महारानी के जाते ही उनका सहायक जरास आकर गुपचुप तरीके से एलिस को ढूंढने लगा। उसने अपनी विरासत में मिली चीज को पुरस्कार के तौर पर पेश किया और अनुरोध किया कि एलिस महारानी को वह शक्ति न पाने दे, क्योंकि उसे लगता था कि वह शक्ति अंततः महारानी का नुकसान करेगी। जब एलिसी ने यह सुना तो उसे ये काम थोड़ा विरोधाभासी लगा, लेकिन उसने फिर भी इसे स्वीकार कर लिया। वास्तव में एलिसी को एक श्राप लगा था, जिससे वह किसी की भी मांग को मना नहीं कर सकती थी। इसके तुरंत बाद एलिसी ने भविष्यवाणी की जादूगरी दिखाई और उसके चारों तरफ की वस्तुएं अचानक उड़ने लगी। बाद में उसके दिमाग में एक चित्र आया, एक दल साहसी लोगों का, जो खोपड़ियों से भरे नदी के तल को पार कर रहे थे। उनका लक्ष्य गुफा में मौजूद राक्षस था। अंधेरे में अचानक एक जोड़ी लाल आंखें प्रकट हुई। इस क्षण में एलिस को गहराई से एहसास हुआ, यह यात्रा बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। उसी समय महारानी महल में लौट आई। राजा कई वर्षों से बिस्तर पर थे और देश की सारी सत्ता महारानी के हाथ में थी। महारानी ने एक नया प्रेमी भी ढूंढ लिया था, जो है हार्मोन से भरे हुए शिकारी बॉयस, जिसने महारानी को पूरी तरह मोहित कर लिया था। लेकिन राजसी नियमों में ऐसे मामलों की कहाँ इजाजत होती है, और वह भी तब जब उसने एक जादूगरनी के साथ लेन देन कर लिया हो। रात में एलिस बाहर गई और उसका लक्ष्य था बाउंटी हंटर बोरियस। उसे बोरियस के साथ एक गाइड के रूप में आना था, जो खोई हुई जगह को जानता हो। बोरियस ने बताया कि कंकाल नदी के पास साधोर नामक एक वेयरवुल्फ रहता है, लेकिन वहां जाने वाले लोग जिंदा वापस नहीं आए। जैसे ही एलिस ने सुना, उसे पता चल गया कि वही वह जगह है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उसने अपनी जेब घड़ी निकालकर इसे इनाम के रूप में बेयूस को किराए पर ले लिया। लेकिन ठीक उसी समय चर्च के लोग अचानक बार में घुस आए। वे स्वाभाविक रूप से एलिस को आसानी से भागने नहीं देंगे। दोनों ने तुरंत घोड़े पर सवार होकर पुराने शहर से भाग निकला। गहरी रात में जब आग के पास एलिस सो रही थी तो बेयूस धीरे से उसके पास पहुंचा। खोई हुई जगह में समझदार लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी नियोक्ता को खत्म करना चाहिए और फिर जल्दी से कमीशन लेना चाहिए। कोई भी मुझे समझदार व्यक्ति नहीं कहता। कंकाल नदी तक पहुंचने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना होगा। अगली सुबह सबसे पहले वे एक ट्रांजिट स्टेशन पर पहुंचे ताकि सामान की आपूर्ति कर सकें। रोस बेरिस का पुराना दोस्त है और मारा उसकी प्रेमिका है। दोनों ने एक रात एक साथ बिताई और अब पूर्णिमा की रात तक सिर्फ 3 दिन बचे थे। परंतु उन्हें नहीं पता था कि मुख्य पात्र ने एलिस को ढूंढने के लिए रोज को ढूंढा और मार्ला को बोलने पर मजबूर किया कि वे लोग मुख्य पात्र ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा और निर्णायक रूप से रोज के मध्यवर्ती स्टेशन को जला दिया। दृश्य बदलता है। दोनों पहले से एक बड़े घाटी के सामने पहुंच गए हैं। केवल ट्रॉली से पार करके ही वे वास्तव में खोई हुई जगह पर पहुंच सकते हैं और वहां पहले से ही राक्षसों का स्वर्ग है। लेकिन जब बेयूस ने नाविक को पाया तो वो पहले से ही एक लाश हो चुका था। ये स्पष्ट है कि मुसीबत अभी भी उनके दरवाजे पर आ गई। पता चला कि चर्च पहले से ही उनके आवश्यक मार्ग पर घात लगाकर बैठा था। एलिस के जादू से बचने के लिए उन्होंने विशेष रूप से धूप के चश्मे पहन लिए। तभी बोरिस ने देखा कि मार्ला को पहले ही बंधक बना लिया गया है, जबकि वह खुद एलिस को सौंपने में सहयोग करने को तैयार नहीं था। मुख्य पात्र ने तुरंत एक गोली मारकर मार्ला को समाप्त कर दिया। एक बड़ी लड़ाई अवश्यंभावी है। एक गोली, 2 गोली, फिर भी दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भक्त कोई परवाह नहीं करते हुए मुख्य किरदार के सामने खड़े हो गए। तभी एक तोप का गोला आया जो तुरंत दोनों को उड़ा ले गया। उसके बाद वे तुरंत उठे और केबल कार की ओर भागे। बोरिस ने रस्सी काट दी, जिससे केबल कार धीरे धीरे दूसरी ओर जाने लगी, लेकिन अभी भी बहुत से भक्त उस पर चढ़ गए। यह देखकर कि उन्हें रोकना संभव नहीं है, नायक के आदेश पर अनुयायियों ने रस्सी काटना शुरू कर दिया। जैसे ही एक रस्सी अचानक टूट गई, केबल कार तुरंत हिंसक रूप से हिलने लगी। शुक्र है कि एलिस और बोरिस किसी तरह संतुलन बनाए रखने में सफल रहे। लग रहा था कि हाथों की हरकत काफी तेज नहीं है। मुख्य पुजारी ने 2 बार गोली चलाकर रस्सी को तोड़ दिया और केबल कार तेजी से गिर गई और जोर से चट्टान से टकराई। सौभाग्य से अंतिम क्षण में रस्सी टूटने से पहले बोरिस कार से बाहर निकल गया और नीचे गहरी खाई थी। दोनों देरी नहीं करना चाहते थे, तुरंत खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगे, लेकिन भारी भरकम शरीर के कारण बोरिस साफ तौर पर धीरे चढ़ रहा था। मुख्य पात्र ने सीधे धूप का चश्मा उतार दिया, एक स्नाइपर राइफल उठाई और बेझिझक बेहोश की तरफ ट्रिगर दबा दिया। दुर्भाग्य से केवल कंधे पर चोट लगी। जब वो फिर से गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, दुर्भाग्य से उसकी नजरें एलिस से मिल गईं। हालांकि दूरी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन इसका कुछ प्रभाव पड़ा, जिससे दोनों की जान बच गई। रात होते होते बोरिस दर्द से बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गया। आपने अपनी बांह में से गोली निकाल ली और दर्द के कारण बेहोश हो गए। जब वह फिर से जागी तो देखा कि हाथ का घाव पहले ही एलिस ने सिल दिया था। दोनों आग के पास इसी तरह लेटे रहे।
बोइसी ने कहा कि गुच्छन की अपेक्षा उसे शिलोजिदी अधिक पसंद है। यहाँ उसे लगता है कि वह आजाद है, जैसे वह घर लौट आया हो। आइलिसी की आंखों में देखा जा सकता है कि वे दोनों वास्तव में एक जैसे ही थे। अगले दिन तड़के सुबह वे दोनों अनयिंगजी से गुजरे। ये जगह शिलोजिदी के सबसे डरावने क्वाइवू का अड्डा है। तभी पीछे से अचानक एक ट्रेन आ गई। फिर से वही जाओजोंग जो किसी हालत में हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों में कोई उपाय नहीं था, बस सीधे कूद पड़े अंधेरे की गुफा में। यह जगह पहले एक परमाणु बिजली घर थी, लेकिन रात होते ही यह राक्षसों की दुनिया बन जाती थी। समय नहीं था। उन्होंने जल्दी से पेट्रोल के ड्रम को आगे धकेला। आगे इन राक्षसों की एकमात्र कमजोरी थी। रात होते ही चारों ओर से सच में राक्षसों की धीमी गर्जना सुनाई देने लगी। वे अपना असली रूप दिखाने लगे और दोनों की ओर बेताबी से दौड़े। शुक्र है कि आखिरी समय में बॉयस ने आग का घेरा जलाया, जिससे वे समय रहते उन राक्षसों को घेरे के बाहर रोक पाए। लेकिन अनपेक्षित रूप से राक्षसों ने एक लोहे की प्लेट उठाई और आग के घेरे में एक छेद बना दिया ताकि वे निकल सकें। बॉयस ने यह देखा और तुरंत तेल का ड्रम फेंका, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ और उन्होंने अस्थायी रूप से राक्षसों को पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर भी एक राक्षस किसी तरह अंदर आ गया। तभी उन्होंने ऊपर देखा और उनके सिर के ऊपर फिर से अनगिनत राक्षसों की सेना दिखाई दी। वे झट से आग के घेरे में कूद पड़े और एलिस को नीचे दबा दिया। यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। संकट की घड़ी में एलिस ने राक्षस की आंखों में ध्यान से देखा और फिर से माया का जादू चलाया, जिससे राक्षस ने अपने पंजे छोड़ दिए और भ्रमित होकर वहीं खड़ा हो गया। मुझे मदद करो लड़कों, मदद करो। एलिस के जोरदार हमलों के तहत राक्षस पूरी तरह गिर गया। वह थकी हुई बेदराड़ी सीली बेर बॉय के बाहों में गिर पड़ी। बॉय को थोड़ा अचरज हुआ। इतनी बड़ी आग थी, फिर भी उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। तभी एलिस ने बताया कि वे सब भ्रम थे, लेकिन उनके लिए ये सब काफी वास्तविक थे। फिर बॉयस को लगा कि वह जो राक्षस था वह उसे पहचानता था। एलिस ने समझाया कि वह राक्षस पहले एक इंसान था। वह चाहता था कि एलिस उसकी इच्छा पूरी करे और खोई हुई जगह की छुपी हुई रहस्यमयी शक्ति प्राप्त करे, लेकिन अंत में वह खुद ही शिकार बन गया और अब वह ऐसा हो गया है। इसी समय महल में भी उथल पुथल मची हुई थी। महारानी को पता चला कि वह बॉयस के बच्चे की मां बनने वाली है। बच्चे को अगला शासक बनाने के लिए उसने साहस दिखाते हुए बीमार राजा का तकिए से दम घोंटकर हत्या कर दी और अपनी इच्छा अनुसार सिंहासन पर बैठ गई। जबकि पाप ने नए राजा को बाहरी रूप से आदर दिखाया। वह पहले से ही विद्रोह की योजना बनाने के लिए आतुर था। मुझे उस चुड़ैल को ढूंढो, उसका एक बालिया बयान लाओ, फिर चुड़ैल और वेश्या दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दे। लेकिन रानी पहले ही उसकी योजना को समझ चुकी थी और उसने गार्ड्स को उसे गुप्त रूप से खत्म करने के लिए भेजा। इस समय पूर्णिमा की रात में केवल एक दिन बचा था। एलिस और उसके साथी आग की भूमि पर पहुंचे और कंकाल नदी भी पास में ही थी। बॉयस ने गाइड का काम पूरा कर लिया था, लेकिन जब एलिस उसका बदला लेना चाहती थी तो बॉयस ने मना कर दिया। वह जानता था कि वेयरवुल्फ कितने भयानक होते हैं और चाहता था कि एलिस समय रहते वापस लौटे और फिर उसके साथ जीवन बिताए। मगर जो हो चुका है उसे टाला नहीं जा सकता। एलिस दूसरों के अनुरोध से इनकार नहीं कर सकी। अगले दिन बोरिस ने जाने का विचार त्याग दिया और उसने एलिस के साथ मिलकर वेयरवुल्फ का शिकार करने का निर्णय लिया। जब वे दोनों एक सुरंग से गुजर रहे थे तो अचानक रेल की पटरियां जोर से हिलने लगी। लगता है कि बिशप ने यहाँ तक उनका पीछा कर लिया था। जल्दी ही ट्रेन तेज रफ्तार से आने लगी, लेकिन एलिस रेलवे के बीच में खड़ी होकर आश्चर्यचकित दिख रही थी। बिशप उत्साहित होकर अपने आदमियों को पूरी रफ्तार से टकराने का आदेश देता है। दूरी कम होती जा रही थी। तभी एलिस अचानक मुड़ी और बाहर की ओर दौड़ने लगी। सामने एक बंद रास्ता था। ये देखकर बिशप की प्रतिक्रिया करने का समय नहीं बचा। एलिस ने बिना हिचकिचाए छलांग लगाई। कठिनाइयों और खतरों से गुजरने के बाद मौत से बचकर दोनों आखिरकार कंकाल नदी तक पहुंच गए। गुफा में मानव जीवन के निशान बचे हुए थे। जाहिर है यहीं पर वेयरवुल्फ का निवास स्थान था। जैसे ही आज रात पूर्णिमा होगी, वेयरवुल्फ निश्चित रूप से समय पर वापस आएगा। भले ही बॉयस ने एलिस को छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने अपना मन बना लिया था। उसने दृढ़ संकल्प से चांदी के पंजे को अपने हाथ में पहन लिया और फिर रात के आने का शांतिपूर्वक इंतजार करने मेरा लगा। ख्याल है कि वह अब बहुत करीब है। लड़कों, तुम क्या कहते हो? अभी नहीं ग्रेग, अभी समय है। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोलते हो हंटर। कोई फरगोर नहीं है, सिर्फ तुम हो।
दरअसल एलिस को भविष्यवाणी से पहले से ही पता था कि बॉयस वही वेयरवुल्फ है। जब चांद को ढकने वाला काला बादल धीरे धीरे हट गया, बॉयस अब अपने अंदर की वेयरवुल्फ की शक्ति को नहीं रोक पा रहा था और बदलने ही वाला था। तभी उसकी भुजा में अचानक से एक तीव्र दर्द हुआ और उसकी अंगुलियों के बीच से चांदी जैसा तरल रिसना शुरू हो गया। असल में उस रात जब बॉयस घायल हुआ था, एलिस ने उसकी चोट को सिलते समय चुपचाप उसके हाथ में एक सिक्का छिपा दिया, जिससे वेवुल्फ की ताकत बहुत कम हो गई। लेकिन जैसे ही वह रूपांतरित हुआ, वेवुल्फ बहुत शक्तिशाली बन गया और बस हल्के से पकड़कर बॉयस ने एलिस को जोर से बाहर फेंक दिया। एलिस ने स्थिति देख तुरंत जादू का प्रयोग किया। एक कौवा काले बिजली की तरह वेयरवुल्फ पर तेजी से हमला करने लगा। भयानक रूप से घायल वेयरवुल्फ अब एलिस का मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही एलिस ने अपना पंजा सही ढंग से वेयरवुल्फ के दिल में घोंप दिया, वेयरवुल्फ एक गिरी हुई इमारत की तरह भारी हो गया। जब बादल फिर से चांद को ढकने लगे, तब बॉयस धीरे धीरे जागा और पाया कि वह जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। वास्तव में यह सब एलिस की बड़ी सोच समझकर रची गई साजिश थी। केवल जीवित वेयरवुल्फ गांव में उसकी खाल उतार कर ही रूपांतरण की शक्ति प्राप्त की जा सकती थी। बॉयस ने एलिस से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना की। तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, तुम किसी को मना नहीं कर सकते, ये तुम्हारे ही शब्द है। तुम्हारी क्या इच्छा है मेरे बेटे? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। मैं चाहती हूँ कि हम साथ मरें, साथ मिलकर इन दिनों लड़ें। के मिलनसार समय के दौरान बॉयस पहले ही एलिस की प्रति भावनाएं विकसित कर चुका था। उसे लगता था कि एलिस ही वह व्यक्ति है जो अंत तक उसके साथ रह सकती है। मैं किसी को मना नहीं करूंगा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी। बस नाम दे, कुछ भी। ठीक उसी समय चांद को ढंकने वाले बादल फिर से छूट गए और बॉयस फिर से वेयरवुल्फ बन गया। रानी द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए एलिस ने दिल में गहरी पीड़ा को सहते हुए बॉयस पर खंजर घोंपा और उसकी खाल उतार दी। अगले दिन सुबह बॉयस की अंतिम क्रिया करने के बाद एलिस ने बिना वक्त गंवाए राजमहल की ओर तेजी से प्रस्थान किया। जैसे ही वह महल पहुंची, उसने पर को जलास के हाथों में थमा दिया और उसे निर्देश दिया कि जरूर आज रात इसे रानी को सौंप दे और उसके खून की बूंदों को फर पर टपकाए और यह सुनिश्चित करे कि आज रात पहने, क्योंकि यदि अगले दिन का इंतजार किया गया तो फर का जादू पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हाँ एलिस, तुमने जो उसने तुमसे कहा वह किया, लेकिन तुम मुझे असफल कर चुकी हो। मैंने तुम्हें सफलता के लिए भुगतान नहीं किया था। अब मेरी घड़ी वापस दो। डेरियस, मैंने इसे कमाया है, लेकिन मुझे जो मैंने मांगा था लेकिन तुम्हें जो चाहिए था वो दरअसल मिल गया। एलिस पहले से जानती थी कि जलेरा को महारानी पसंद है, इसलिए उसने विशेष रूप से उसकी मदद की और बोइस को हटा दिया। इसे एक तीर से दो निशाने कह सकते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है। महारानी दर्द में बोइस के चमड़े पर गिर पड़ती है। असल में वह केवल इसलिए जंगली पशु में बदलने की क्षमता चाहती थी ताकि वह बोइस के साथ हमेशा रह सके, लेकिन परिस्थितियां अप्रत्याशित थीं। घटनाओं का विकास उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। पास में जलेरा अब भी आग में तेल डाल रहा था। वो मानता था कि जो कुछ भी उसने किया था सब कुछ महारानी के लिए था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और मेरे लिए मर जाओ। ये पहले से ही उत्पीड़न सहन न कर सकने वाले नागरिकों ने साफ किया और महल पर बड़ा हमला किया। रानी ने खतरे को महसूस किया और तुरंत वहां से भाग गई। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी, वो खाल तुरंत राख में बदल गई। टिमटिमाती रोशनी में बदलकर हवा में तिरने लगी। अंत में धीरे धीरे बॉयस की कब्र में चली गई। 3 दिन बाद बॉयस कब्र से बाहर निकला। उसने सबसे पहले एलिस को ढूंढकर उससे बदला लेने का फैसला किया, पर एलिस का चेहरा शांत था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एक जादूगरनी के रूप में वह दूसरों के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती। महारानी और जेराल्ड की मांग को पूरा करने के लिए एलिस ने यह चाल सोची। उसने पहले ही जान लिया था कि महारानी की इच्छा इस क्रांति को जन्म देगी और वह कभी बॉयस की खाल नहीं ओढ़ेगी। एलिस को पहले ही पता था कि बॉयस जीवित रहेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे मुझे पता है कि वह गलत होगा। वे कहते हैं कि आप ग्रे लेविस से अपनी इच्छा की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन यह बेहतर होगा कि नहीं खरीदें। क्या यह वही नहीं है जिसकी हमने कामना की थी? कहानी के अंत में एलिस और बॉयस ने एक साथ मोर्चा संभाला और एक अद्भुत जोड़ी बनकर खोई हुई भूमि में एक नई रोमांचक यात्रा की शुरुआत की। इस प्रकार पूरी फिल्म समाप्त होती है। एक छोटी सी दिल की प्रतिक्रिया दें ताकि दिल रास्ता न भटके। अगले एपिसोड में और भी रोमांचक सामग्री।